क्वेश्चन नंबर 136, 1.27 ग्राम ऑफ गैस दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो क्या निकालना है? मोलर मास। मोलर मास निकालोगे तभी गैस पता लगेगी ना, तो मोलर मास निकाल लो। क्या लगा दो? पी वी इक्वल टू एन आर टी। पी वी एन क्या हो गया? W/M आर टी। एम क्या हो गया? WRT अपॉन पी वी। पुट कर दो वैल्यूज़। मास कितना दिया? 1.27 ग्राम। आर लीटर एटीएम में रख दें 0.082। टी तो कैल्विन में जाएगा 298। 300 करके सॉल्व कर लेना, कहीं 298 के चक्कर में पड़े रहो। अपॉन प्रेशर एटीएम में रखना है तो 746 अपॉन 760। वॉल्यूम 1.13 लीटर। तो वैसे तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन वैसे थोड़ा मेहनत करने के लिए है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेशंस करनी है तो कर लेना। द प्रेशर ऑफ एक्सर्टेड बाई 12 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस। टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री तो प्रेशर बढ़ा 10%। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ा, तो क्या वॉल्यूम और क्या कांस्टेंट है? मोल्स कांस्टेंट है, तो होगा ना P1/T1 इक्वल टू P2/T2। दो स्टेप में क्वेश्चन है एक्चुअली। तो पहले वॉल्यूम और मोल्स कांस्टेंट रखोगे तो ये रिलेशन लगेगा। P1 कितना दिया हुआ है? प्रेशर बढ़ रहा है ना 110, तो 100 मान लो, 10% बढ़ गया, 110 हो गया। T1 कितना था? T इनिशियल टेम्परेचर नहीं मालूम ना, तो T मैंने क्या रखा है? कैपिटल मतलब कैल्विन में रखा है मैंने ये। अपॉन T2 कितना? T+10, तो T2 हो गया T+10। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो 100T + 1000 इक्वल टू 110T। तो यहाँ से निकालोगे तो T इक्वल टू आएगा ना 100 कैल्विन। तो उसमें जो T डिग्री सेल्सियस दिया है उसका एक्चुअली काम ही नहीं है। अगर वो पूछा जाता T कितना है तो कहते ना -173 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं है। तो 100 कैल्विन हो गया। अब लगा दें वॉल्यूम निकालने के लिए PV इक्वल टू NRT। तो V इक्वल टू क्या हो गया? NRT अपॉन P। बस, तो मोल्स 0.1 हो गया। 12 ग्राम मोलर मास 120 दिया है। R लीटर एटीएम में रख दूँ 0.082। T कितना निकाला? 100 कैल्विन। प्रेशर 1 ATM, तो आ जाएगा 0.82 लीटर। तो सेकेंड हो जाएगा आंसर। 138, तो 138 में क्या है? एवरेज वेलोसिटी दी हुई है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछी है। तो एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या लगा दो? रेशियो। तो VMP क्या होता है? √2RT/m। एवरेज क्या होता है? √8RT अपॉन πm। तो रेशियो लगा लोगे। VMP निकालना है। V एवरेज कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ इक्वल टू √ में आएगा ना सब। RT/m कैंसिल, तो ऊपर से 2 और नीचे से 8/π, तो कितना आ जाएगा रूट में? π/4। उसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। वैसे शायद तुम्हें एक रेशियो याद भी कराया गया था कि VMP V एवरेज V RMS 1:1.128:1.224। तो अगर यहाँ से भी डायरेक्ट चाहो तो एवरेज लगा सकते थे और इससे निकाल सकते थे, तुम कर सकते थे। 139, तो 139 में क्या? हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर क्या कहते थे हम? Z > 1। तो Z > 1 के बेस पर ही कह सकते थे ना, थर्ड वाला, क्योंकि हाई प्रेशर पर तो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, तो PV तो < RT होता है। तो Z होता है ना 1 + PV/RT, डायरेक्ट कह सकते हो। निकालना होता तो वंडर वॉल इक्वेशन से निकाला जाता है ना। तो वंडर वॉल इक्वेशन का फंडा लगा दूं। क्या थी इक्वेशन? P + AN²/V², V - NB इक्वल टू NRT। तो ये नेगलेक्ट करते हैं ना हम, हाई प्रेशर पर इसे नेगलेक्ट कर दो, ये कहते हुए कि हाई प्रेशर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो ये तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वाला फैक्टर होता है हाई प्रेशर पे, लेकिन वॉल्यूम तो कम होता है, तो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ से निकल जाएगा। सॉल्व कर लोगे अपने आगे। PNB NRT नीचे ले आओ, PV/NRT
माइनस पी बी अपॉन आर टी इक्वल टू 1। ये क्या हो गया z, तो z इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। 140 क्या कह रहे हैं 140 में इक्वल मासेस लिए गए, हीलियम मीथेन और गैस बाई मोलर मास दिया है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है 10 atm। व्हाट विल द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, क्या हो गया PHE निकालना है, मतलब क्या मोल्स, तो कितने x अपॉन किसका हीलियम का 4 अपॉन टोटल मोल्स। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर लगा दूं तो x बाई 4 x बाई 16 x बाई 32 मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कितना 10 atm। सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 41 मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर, तो मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए, जिसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा, तो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी क्या होगा मैक्सिमम। तो SO2 है, तो SO2 हो गया आंसर। एक ऑर्डर भी लिखवाया था ना बॉन्डिंग के टाइम पर, SO2 NH3 HCl CO2 CH4 CO O2 N2 लिखवाया था। 142 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज फ्रॉम 800 to 50 इन दिस मच टाइम। तो क्या निकालना था तुम्हें, रेट कांस्टेंट लगाने को डायरेक्ट फार्मूले लगा दोगे। K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन T log A नॉट बाई A, रख दोगे सब कुछ दिया ना, A नॉट दिया है, A दिया है, टाइम दिया है, सॉल्व कर लेना। 143 में कैलकुलेशंस हैं, क्या था फार्मूला log K2 बाई K1 इक्वल टू E अपॉन 2.3R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सॉल्व करना है। K2 बाई K1 4 दिया ना, 4 टाइम्स दिया ना क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम्स, तो log 4 हो गया ये। E अपॉन 2.3 किस यूनिट में आंसर देना है, किलो जूल में, किलो जूल में देना है तो R की वैल्यू भी किलो जूल में रखोगे। 8.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 1 बाई T1 मतलब 1 बाई 293 माइनस 1 बाई 313 20 और 40 डिग्री सेल्सियस केल्विन में रखोगे। कैलकुलेशन है थोड़ी, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 44 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ AB3 इज गिवन बाई, तो क्या कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, उल्टा हो गया, तो उल्टा है तो अगर तुम्हें लिखना है माइनस DAB3 अपॉन DT इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ R, लेकिन -2R लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है। प्रोडक्ट का तो अपीयरेंस होता है और पूछा है डिसअपीयरेंस, तो साइन क्या लगाना पड़ेगा माइनस, और ट्वाइस तो करोगे 1/2 इक्वल टू होता ना R, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो कोफिशिएंट से क्या करते हैं रेट को मल्टीप्लाई, तो -2R और R कैसे लिखा जाएगा RF माइनस RB, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखते हो ना RF माइनस RB, फॉरवर्ड रेट माइनस बैकवर्ड रेट, तो फॉरवर्ड के लिए क्या लिखोगे K1 A2B6 पावर 1 माइनस K2 AB3 स्क्वायर, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाएगा साइन, सेकंड हो जाएगा आंसर। 145 याद ही करना है। पोटेशियम नहीं बनाता ना, नाइट्राइड जो है वो फर्स्ट ग्रुप में केवल कौन बनाता है लिथियम, बाकी तो नाइट्राइड बनाते नहीं है, थर्ड गलत है। सोडियम मेजरली क्या बनाता है Na2O2, साथ में अगर पूछा जाए तो स्मॉल अमाउंट किसकी बनती है Na2O, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड और ऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम रुडियम सीरियम सब क्या बनाते हैं सुपर ऑक्साइड्स, नाइट्राइड तो लेकिन कोई नहीं बनाता लिथियम के अलावा, तो फोर्थ भी सही है, सोडियम सुपर ऑक्साइड बना रहा है। 146 सिंपल है, अगर सॉलिबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो हम कहते हैं ना हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करी होगी, इनसॉल्युबल हो गया मतलब लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो गई होगी, तो सीधे फर्स्ट आंसर है ना कि हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी इन केस ऑफ सीरियम कार्बोनेट, देयरफॉर इट इज सॉल्युबल। 147 मैं तो कुछ करूँगा नहीं उसमें, आंसर दिया हुआ है, नहीं याद था तो याद कर लो सारे नाम। पेयर्स ऑफ रिएजेंट्स विद दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीसीज दैट यील्ड, मतलब किसका प्रोडक्ट पैरामैग्नेटिक, तो तुम्हें पता है सोडियम लिक्विड अमोनिया पैरामैग्नेटिक शो करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो पहला हो गया। पोटेशियम एंड एक्सेस ऑफ O2 क्या बनाता है सुपर ऑक्साइड KO2, तो O2 माइनस क्या होगा पैरामैग्नेटिक। कॉपर एंड डाइल्यूट HNO3 क्या बनाता है NO और कॉपर नाइट्रेट, NO बनाता है ना कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ, कॉपर सिल्वर
क्या बनाते हैं, मरकरी डाइल्यूट होता है तो NO, कंसनट्रेट होता है तो NO2, NO हुआ ना ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो NO भी क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो तीनों ही हैं। चौथे में तो क्या बनता है, H2O2 की रिएक्शन है, ध्यान है, H2O2 का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है चौथी रिएक्शन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल को ऑक्सीडेशन करके H2O2 बनाते हैं। तो H2O2 तो पैरा नहीं होता ना, डायमैग्नेटिक होता है। 149 अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, सबसे ऊपर वाला बोलना था, क्योंकि सल्फेट सेकंड ग्रुप के सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, डाइक्रोमेट्स, परमैंगनेट्स, सेकंड ग्रुप के किसी भी इनमें से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप कम होती है, फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स सेकंड ग्रुप के सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब सबसे ऊपर वाला सॉल्युबल इनसॉल्युबल बोलना है तो बेरिलियम और मैग्नीशियम सल्फेट सेकंड ग्रुप में क्या माने जाते हैं, सॉल्युबल, और नीचे वाले ऑलमोस्ट क्या माने जाते हैं, इनसॉल्युबल। थोड़ा बहुत कैल्शियम भी सल्फेट भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वैसे उसके नीचे वाले बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। तो तुम्हें तो जब बोलना था तो तुम्हें केवल क्या बोलना था, सबसे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपर वाला दे देगा वो बोल दोगे आंसर, क्योंकि ऊपर से नीचे सॉल्टी कम होनी है तो सबसे ऊपर वाले इनसॉल्युबल माने जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड याद आ रहा है कि जिनके पास ऑक्टेट भी पूरी हो जाए और लोन पेयर भी बचे रह जाएं। तूने कहा था ना इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट मतलब ऑक्टेट पूरी है लेकिन लोन पेयर नहीं बचा है, और इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट हो गया, प्रिसाइज एग्जैक्ट एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। तो पहला और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तीसरे से कोई मतलब ये आयनिक हाइड्राइड है, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स के क्लासिफिकेशन है, तो तीसरा तो किसी भी कैटेगरी में नहीं जाता। चौथा वाला इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, लोन पेयर बचा हुआ है उसके पास। तो डायरेक्ट फार्मूला नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6 डायरेक्ट लगेगा। 52 याद ही होना चाहिए, ब्लू कलर्ड CrO5 बनता है, क्रोमियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड ना वही बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बता तो ही वैसे तुम्हें। विल प्रोड्यूस हार्ड वाटर, तो इसमें क्या देखना था, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होती है हार्डनेस, तो जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस वाटर में दे देगा वो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा वाटर को हार्ड, जो सबसे ज़्यादा इनमें से दे सकता है उससे सेचुरेट करोगे तो वाटर हार्ड हो जाएगा। और जो बहुत कम सॉल्युबल है, मतलब इनमें से मोस्ट सॉल्युबल कौन है, एक तरह से देखना था, जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा और वो कैल्शियम मैग्नीशियम दे रहा होगा तो वो वाटर को क्या करा देगा, हार्ड। तो तुम्हें पता है कि हम प्रिपरेशन मेथड में ही पढ़ते थे कि कैल्शियम मैग्नीशियम को हम कार्बोनेट की फॉर्म में PPT बना के अलग करते हैं, पढ़ते थे ना। तो इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट हुआ, वैसे जिन्होंने रटा हुआ है बिना बुद्धि लगाए बोला होगा उनके लिए तो आसानी था क्वेश्चन कि सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो बोल ही दिया होगा तुमने कैल्शियम सल्फेट। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन रटना ही है। 155 तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऑब्जर्व करोगे तो B की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, A की कंसंट्रेशन क्या हुई, डबल, लेकिन जो रेट वाले कॉलम में डेटा लिखा हुआ है वो सेम है। इसका मतलब A की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट पर कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ऑर्डर जीरो, तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो हो गया। तो अब A देखना बेकार है, तो B देखें कहाँ चेंज हो रहा है, तो B सेकेंड और थर्ड में 0.2 से 0.4 क्या हुआ, डबल। और रेट अगर देखोगे तो रेट देखना है तो पहले पावर सेम कर लिया करो, 5.5 इंटू 10⁻⁴ है तो इसको 22 इंटू 10⁻⁴ कर लो, तो अब दिखेगा ना आराम से कितने टाइम्स, तो यहाँ से यहाँ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स दिख रहा है। टाइम्स देखने का वरना तरीका क्या है, फाइनल अपॉन इनिशियल कर लेते हैं, 2.2 इंटू 10⁻³ अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁴ करके देख लेते तो 4 आता। इसका मतलब रेट कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, फाइनल अपॉन इनिशियल करके पता लग जाता ना कितने टाइम्स, तो रेट हुआ 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन हुई 2 टाइम्स, तो रेट कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या, मतलब ऑर्डर 2। तो A के रिस्पेक्ट में 0 और B के रिस्पेक्ट में 2, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। 56 रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, टाइम रिक्वायर्ड, तो आसान क्वेश्चन है, ये लो लिखा ही हुआ है फार्मूला ऊपर। तो यहाँ क्या आ गया K, यहाँ क्या आ गया T। 75% कंप्लीट हो रही है तो इनिशियल 100 और फाइनल 25, यही बोलोगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन में जरा यूनिट में नजर रखना, टाइम पूछा है सेकंड में, टाइम पूछा है सेकंड में, यहाँ से जब निकालोगे तो किस में आएगा, मिनट में, क्योंकि ये पर मिनट दिया था। log 100/25 कितना हुआ, log 4 कितना 0.6,
हाँ तो 0.6 मत टिक कर देना जोश में, टाइम पूछा है सेकंड में, तो इनटू क्या करोगे 60 सेकंड्स 36 सेकंड्स 0.6 मिनट्स। तो यूनिट की खास बात थी, तो यही खास बात थी इस क्वेश्चन में। 157 क्या देखना है, इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पहला क्या, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर मतलब कोई मतलब नहीं कंसंट्रेशन का, तो बस पहला तो गलत हो गया। रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी a इफ a इक्वल टू 0, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e बाई आर टी। इसको जीरो करोगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, मतलब 1, तो k इक्वल टू a हो जाएगा, मतलब सही है स्टेटमेंट। तीसरे स्टेटमेंट में क्या है, k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e को इन्फिनिटी कह रहे हो, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो k क्या बोलना पड़ेगा फिर 0 बोलना पड़ेगा। a तो नहीं होगा ना, तो a तो नहीं 0 हो जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी होता तो इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, तो k को 0 बोलना पड़ता है। अगर 0 होता तो सही हो जाता है। और तो थर्ड भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ तो आंसर है नहीं, सेकंड ही हो रहा होगा, फिर फोर्थ सही हो रहा होगा। फिर रेट कांस्टेंट तो बढ़ता ही ना, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, दोनों केसेस में हम कहते हैं ना रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है, चाहे एक्सो चाहे एंडो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द NS3 एंड PS3 इज करेक्ट, बोथ हैव sp3। लो ये तो घटिया क्वेश्चन हो गया। अच्छा ऑल भी है ऑप्शन, ऑल ऑप्शन है तब तो बाकी भी देखने पड़ेंगे। तो पहला तो सही है ही, PS3 स्ट्रॉन्गर बेस देन NS3, गलत। डाउनवर्ड द ग्रुप तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, कहते हैं ना सेंट्रल एटम अगर लुईस बेस में डाउनवर्ड द ग्रुप चेंज हो रहा हो, तो सेंट्रल एटम से जो बॉन्ड बन रहा होगा लोन पे डोनेट करके वो डाउनवर्ड द ग्रुप वीक होता जाता है। इसलिए चाहे लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाए चाहे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जाए, अगर सेंट्रल एटम डाउनवर्ड द ग्रुप चेंज हो रहा है तो लुईस एसिडिक और लुईस बेसिक दोनों स्ट्रेंथ डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती हैं, कम। ये सब रिवाइज कर सकते हो, लुईस एसिड बेस में लिखा हुआ होगा, मतलब ऑल तो है नहीं आंसर। थर्ड भी गलत है, NS3 का तो बॉइलिंग पॉइंट 2 से ज़्यादा होता है ना, PS3 और ASS3, SbS3 से कम होता है, लेकिन 2 से तो ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। 159 तो आसान था, कैल्शियम फॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथाइन C2H2। मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, तो सेकेंड है आंसर। नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग मतलब इनकरेक्ट पूछा है ना, तो पहला सही है, डाउनवर्ड द ग्रुप H+ का निकलना आसान होता जाएगा, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी तो H+ का निकलना आसान, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो फर्स्ट सही है। सेकंड भी वही होता, सेकंड में भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन पूछ लिया PK, तो उल्टा पूछिए ना, K बढ़ेगा ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डाउनवर्ड द ग्रुप H+ का निकलना आसान होगा, तो K बढ़ेगा, लेकिन PK तो कम होना चाहिए, तो सेकंड गलत हो गया ना। थर्ड बॉन्ड एंगल्स करा हुआ है क्वेश्चन। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है सब। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब खुद रिड्यूस होना, तो हायर से किस में जाना है, लोअर में। तो जिसमें जाना है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा, तो +4 से +2 में जाएंगे, तो लोअर में जाएंगे, तो लोअर में जाना है और लोअर की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ रही है, तो लोअर की स्टेबिलिटी अगर डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ रही है। डी ब्लॉक में उल्टा होता है, ध्यान है, डी ब्लॉक में हायर की स्टेबिलिटी डाउनवर्ड द ग्रुप बढ़ती है और लोअर की कम होती है। पी ब्लॉक वालों में हम कहते हैं कि हायर की स्टेबिलिटी कम होती है, लोअर की बढ़ती है। 61 इनकरेक्ट, O3 इज बेंट, कोई टेंशन नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लोगे, इलेक्ट्रॉन्स गिन लोगे। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, अच्छा ये तो शायद पूछा क्वेश्चन है, नीट में ही आ चुका है ना पहले। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, तो OF2 को क्या कहते हैं, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पर कहते हैं ना, ऑक्सीजन तो +2 है, +2 ऑक्सीजन को है तो ऑक्साइड कैसे कह सकते हैं, ऑक्सीजन तो माइनस में होता है तब ऑक्साइड बोलते हैं। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड है ClO4 +7, Cl2O7 भी +7। मैंने कहा था जितने भी एसिडिक ऑक्साइड हैं वो किसी ना किसी ऑक्सी एसिड का क्या बोले जा सकते हैं, एनहाइड्राइड। अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए तो, और अगर कहीं बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, 2 ऑक्सी एसिड्स का। तो Cl2O7 में भी क्लोरीन +7 है, ClO4 में भी +7 है, तो हम कह सकते हैं कि Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। 162 पहचानने थे, सूडो हैलाइड, सूडो हैलाइड मतलब 1-, सूडो हैलाइड मतलब क्या, 1- एटलीस्ट 1 इज नाइट्रोजन। इतना देखते ही नहीं, इतना देख के तो नहीं हो रहा, तो इतना देख के फर्स्ट और सेकंड गलत हो जाएगा।
क्योंकि सूडोलाइट में कहता है ना मोनोवैलेंट एनाइंस फॉर्म्ड बाई 2 और मोर नॉन मेटल्स हैविंग एटलीस्ट 1 क्या नाइट्रोजन। तो पहले में पहला वाला सूडोलाइट नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरे वाले में OCN माइनस है, चौथे में भी OCN माइनस है, तो ये दोनों हो सकते थे। तो पहला वाला सूडोलाइट थर्ड और फोर्थ में है। पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलाइड आयन मतलब क्या, हेलोजन से ही बना है, लेकिन हेलाइड मतलब 1 माइनस होगा, तो इसका मतलब थर्ड तो नहीं है, थर्ड में तो IF5 है, माइनस ही नहीं, हेलाइड कहाँ है वो, तो कौन हुआ फिर फोर्थ। और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मतलब न्यूट्रल और फॉर्म बाई व्हाट, हेलोजेंस। डज नॉट टेक प्लेस, तो BF3 में 3 F माइनस नहीं जोड़ सकते ना हम, बोरॉन सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड है तो एक ही तो ऑर्बिटल खाली है, तो एक ही तो F माइनस से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता था, तो इसीलिए सेकेंड गलत हो गया। 164 याद होना चाहिए थर्ड, 165 याद होना चाहिए, वहाँ लिखवा है ना मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाले चैप्टर में नोट्स में है ना, ब्लीचिंग एक्शन, वहाँ पे जाना ना Cl2 पहले वाटर से रिएक्ट करता है तभी तो बनता है ना HCl और HOCl, और जो HOCl बनता है वो HOCl फिर क्या करता है, जो HOCl बनता है वो HOCl फिर HCl और O बनाता है, तो वो नेसेंट ऑक्सीजन फिर आगे ब्लीचिंग का काम करती है। 166 तो कहा था मैंने, एक वाटर अगर लोगे XeF6 तो एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन हटा देगा, क्या करेगा, XeOF4 बनेगा। 2 वाटर लोगे तो XeO2F2 बनेगा। 3 ले लो या एक्सेस कह दो, 3 कह दो चाहे एक्सेस, उससे ज़्यादा फिर कितना मर्जी ले लो, तो फिर XeO3 बनेगा, और साथ में सब में क्या बनता जाता है, HF, तो HF तो बनेगा ही साथ में। 167 आसान क्वेश्चन है, 167 आसान है नहीं, ऐड सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। तो XeO4 किससे मिल रहा है, ओनली सेकंड, तो इक्वेशन 2 एज इट इज यूज हो गई। 2HF किससे मिल रहा है, ओनली फर्स्ट, 2 ही मिल रहे हैं, लेकिन अपोजिट साइड में है, तो -1 हो गया, K2/K1। 168 तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड कराया है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस को हमने ऐड कराया है तो इसका मतलब क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कराने से, नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस डालते रहो, रिएक्ट तो किसी से करेगी नहीं, मतलब किसी के मोल्स नहीं चेंज होंगे, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है तो किसी का कोई पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा फिर। तो फर्स्ट हो गया आंसर। वो अलग बात है, वेसल में टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे दे कि टोटल प्रेशर विल इंक्रीज इन द वेसल, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन रिएक्शन किधर भी शिफ्ट नहीं होगी, किसी के पार्शियल प्रेशर या किसी की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाईएस्ट पीएच, तो पहला क्या है, न्यूट्रल, दूसरा भी न्यूट्रल, तीसरा है ना सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब बेसिक, चौथा क्या है, कॉपर सल्फेट, सॉल्ट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4, H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस, मतलब एसिडिक, तो तीसरा बेसिक है, चौथा एसिडिक, तो मैक्सिमम पीएच तो बेसिक वाले का होगा, तो थर्ड हो गया आंसर। किसका पीएच 1 नहीं है, आंसर पहला देखते बोल दो, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट हो गया, नहीं पूरा होगा, अगर पूरा होता तो एक से एक H+ मिल रहा है तो H+ की कंसंट्रेशन हो जाती 0.1, तो पीएच कितना हो जाता 1, लेकिन ये पूरा डिसोसिएट होना नहीं है, पूरा नहीं होना है, इसका मतलब क्या, पीएच 1 नहीं होना। सेकेंड में हो जाएगा ना 0.1 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H+ भी 0.1, तो पीएच 1। थर्ड में ट्वाइस कर दोगे H+ निकालने के लिए तो ये भी 0.1 आ जाएगा, तो ये भी पीएच 1 आ जाएगा। फोर्थ में जरूरत तो नहीं थी वैसे निकालने की, तो आंसर फर्स्ट डायरेक्ट कह ही सकते थे, निकालना है तो H+ मिली मोल्स लिख रहा हूँ मैं, 15 × 0.4 कितने 20, OH- 50 × 0.2 कितने 10 मिली मोल्स, तो बच्चे कितने H+, 10 मिली मोल्स, वॉल्यूम टोटल कितना हो गया 100 ml, तो H+ कंसंट्रेशन 0.1, तो pH 1। 71 My दिया है, NY3 दिया है, दोनों का KSP सेम दिया है। अब देखना है करेक्ट इनकरेक्ट। तो ट्रू पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सॉल्ट्स My एंड NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर KY, तो मूर्खता वाला स्टेटमेंट है। KY में तो कॉमन आयन हो गया, कॉमन आयन अगर Y प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की सॉलिडिटी क्या होगी, कम, डिक्रीज होगी, फिर कह रहा बढ़ेगी, तो गलत हो गया स्टेटमेंट। एडिशन ऑफ KY
विल हैव नो इफेक्ट। सिंपल है, तो मतलब ये भी गलत है। थर्ड, हाँ, सॉलिबिलिटी सेम, अगर केस पी सेम तो नहीं ना, याद आ गया। कब कहते थे सॉलिडिटी सेम केस पी सेम, कब वैलिड है? जब कोफिशिएंट्स क्या हो, सेम, मतलब फार्मूले एक जैसे हों। तो फार्मूले एक जैसे हैं क्या? नहीं, कोफिशिएंट अलग अलग हैं। केस पी सेम होने पर भी सॉलिबिलिटी सेम नहीं आएगी, ये एस स्क्वायर आएगा केस पी। तो यहाँ से एस निकालोगे तो रूट ऑफ केस पी आएगा, ये आएगा 27 की पावर 4, निकाल लोगे अपने आप n प्लस 3/, तो ये s, तो ये 3s, ये बोलोगे कि ये s तो ये 3s, तो 3s का क्यूब इंटू s, तो 27 की पावर 4, तो s निकालोगे तो केस पी अपॉन 27 की पावर कितना, 1/4। तो सेम तो आने को मतलब डायरेक्ट इतना तो कह सकते थे ना, सेम नहीं होगी, ये तो समय चलो समझा दे रहा हूँ, लेकिन ये तो डायरेक्ट था ना सेम नहीं होगी, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम नहीं है, केस पी सेम है तब भी सॉलिडिटी सेम नहीं होगी। मतलब फिर बचा ही क्या, 4 हो रहा होगा इसका मतलब सही। अब बोलना तो मैंने कराए थे ऐसे क्वेश्चंस क्लास में, तो क्या कहा था मैंने, करके देखो। और मैंने ये भी कहा था 27 वगैरह के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पावर देख लो, यहाँ पावर कितनी है 1/2, यहाँ पावर कितनी है 1/4। तो बताया था ना उल्टा होता है, पावर छोटी तो वैल्यू बढ़ी, क्योंकि जिसका ले रहे हो वो 10 की पावर माइनस में है। तो कहा था ना उल्टा आंसर करना है, जिनकी पावर छोटी होगी उनके लिए वैल्यू क्या आएगी, बड़ी, जिनकी पावर बड़ी होगी उनके लिए वैल्यू क्या आएगी, छोटी। तो पावर छोटी किसकी है 1/4, मतलब सॉलिडिटी क्या होगी, ज़्यादा, तो NY3 में ज़्यादा होगी और MY में कम। तो वही है आंसर फोर्थ। 172 निकालना पड़ेगा ना शायद, देख ले पहले क्या क्या लिया है। Cl माइनस कंसनट्रेशन दी है 10⁻⁻5 मोलर, CrO4 माइनस भी दी है 10⁻⁻5 मोलर, नहीं अलग है क्या, हाँ इतनी है 10⁻5 मोलर। अब इसमें हमने डाला क्या है, Ag प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कितना 10⁻⁻4 मोलर, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है ना सबके लिए, तो जो मोल्स है वही कंसनट्रेशन हो गई। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन पीपीटी बनाएगा, ये पूछा है ना, तो आईपी निकाल लो दोनों के और केएसपी से कंपेयर कर लो। पहले आईपी ऑफ AgCl निकालना है, तो Ag प्लस 10⁻⁻4, Cl माइनस 10⁻⁻5, 10⁻⁻9, केएसपी देख लो कितना दिया है 10⁻⁻10, तो ज़्यादा आ गया ना ये, मतलब इसका पीपीटी बनेगा। थर्ड हो गया आंसर, हो गया। दूसरे का निकाल देखना, दूसरे का भी देख लेते हैं चलो। Ag2CrO4 जरूरत तो नहीं थी वैसे, तो Ag प्लस का स्क्वायर लोगे, CrO4 2 माइनस लोगे, तो Ag प्लस कितना 10⁻⁻4, स्क्वायर करोगे 10⁻⁻8, Cr2O4 2 माइनस कितना 10⁻⁻5, तो 10⁻13 हो गया ना ये, और दिया है 10⁻12, मतलब IP इज लेस देन KSP, मतलब इसका पीपीटी नहीं बनेगा। 173 क्या दिए हुए हैं, हेनरी इज कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। क्या कहा था हमने, मोर इज द KH, लेस बी द सॉल्युबिलिटी, पढ़े थे, P इक्वल टू KHX पढ़ा था ना, तो X इक्वल टू P/KH आ गया। X है ना सॉल्युबिलिटी, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जो है गैस का सॉल्यूशन में, तो KH जिसका ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो KH सबसे ज़्यादा किसका है, पहला ना, नहीं कितना पहला 58, दूसरा 43, तीसरा 1.34, तो जिसका K सबसे ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो जिसका K सबसे कम, तो सबसे कम किसका है C2H2, फिर CO2 दिख रहा है ना, हाँ मैं क्यों टाइम पास करूँगा, तो देख लो जिसका K ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। इसमें बस वही है कि कभी अगर फंसे तो बस एक ही जगह फंस सकते हो, यूनिट पे। इसमें KH की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट, इस फार्मूले में। अगर कभी वैसे मैं लिखवाता हूँ कि इफ़ यूनिट ऑफ KH इज गिवन प्रेशर इनवर्स, इफ़ यूनिट ऑफ KH इज गिवन प्रेशर इनवर्स, जैसे यहाँ यूनिट नहीं दी है तो जो नॉर्मल पड़ा है वही लगेगा। अगर मैं यूनिट लिख देता और बार की पावर -1 या ATM की पावर -1 लिख देता, तो अगर यूनिट ऑफ KH इज गिवन प्रेशर इनवर्स, देन वी से द स्टेटमेंट्स आर रिवर्स्ड, तो उल्टा हो जाएगा तुरंत। फिर कहोगे जिसका KH ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, और अगर ऐसा नहीं है,
यूनिट ऑफ केएच या तो नहीं दी है तो प्रेशर से मैच करती हुई दी है, बार या एटीएम वगैरह दी हुई है तो उल्टा चलेगा, केएच ज़्यादा सॉल्टी कम। लेकिन अगर यूनिट में प्रेशर इन्वर्स दे दूंगा तो स्टेटमेंट उल्टा बोलना पड़ेगा, तो मैं बोलना पड़ेगा कि केएच ज़्यादा तो सॉल्विलिटी ज़्यादा। 174 तो ऐसे क्वेश्चन तो शायद पहले भी किए हैं टेस्ट पेपर, मुझे ध्यान है कहीं ना कहीं पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, सेम ही आया हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वेपर फेज मोल फ्रैक्शन याद आ रहा है, PA/PS, P0AXA रेशियो है तो जरा उस फॉर्म में लेके आओ ना, तभी तो सॉल्व होगा। P0AXA प्लस P0BXB ले जाओ नीचे, तो ऊपर 1 नीचे 1 प्लस इसके नीचे आएगा P0BXB अपॉन P0AXA। ऐसे कर लोगे तो फटाफट हो जाएगा, वरना वही है एक्स वाई जब मानने पड़ेंगे सब, और क्या है, तो बस ऐसे कर दो। P0B अपॉन P0A दिया है, P0A अपॉन P0B 1/2, तो हम कितना लेंगे 2/1। ऐसे दूसरा भी XA अपॉन XB दिया हुआ है, मोल्स का रेशियो है, मोल फ्रैक्शन का रेशियो एक ही बात है और बी का सोल्यूशन में, तो वो भी 1/2 दिया हुआ है, हम कितना लेंगे 2/1, तो 1/1 + 4 मतलब 1/5 मतलब 0.2 हो गया। 75 रटो 76 एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स 0.81 और 0.54 दिए हुए हैं। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, क्या आयनाइजेशन निकालना है, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो आई चाहिए, तो आई मैंने कहा था कि ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल या थियोरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड में कभी भी कंफ्यूज हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लॉजिकली रख दिया करो। आयनाइजेशन है मतलब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है मतलब ऊपर बड़ा वाला रखो वैल्यू, नीचे छोटी वाली 0.81 अपॉन 0.54, तो कितना आ जाएगा 9/6 मतलब कितना 3/2 आएगा। अब लगा दो i = 1 + m - 1 अल्फा। m का मतलब क्या होता था, एक पार्टिकल से कितने आइंस मिलेंगे, ए बी है तो 1 से 2 ही मिलेंगे, ए बी से 2 ही आइंस बनेंगे। 3/2 = 1 + 2 - 1 मतलब अल्फा, तो अल्फा कितना हो गया 1 - 3/2 - 1 मतलब कितना 0.5, 0.5 मतलब 50%। आइसोटोनिक चेक करना है मतलब IC सेम, IC ना 0.2 × 1 0.2 × 2 गलत हो गया, 0.1 × 1 0.2 × 3 0.1 × 2 0.1 × 3, आई से मल्टीप्लाई करो ना सबके, 0.1 × 3 0.1 × 3, यहाँ आ गया ना IC सेम दोनों के लिए, तो आइसोटोनिक हो गए। 178 द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, होने तो सब्सटीट्यूटेड हो चाहे नॉर्मल, हमें क्या करना है, pH ऑफ इट्स सॉल्ट पूछा है, मतलब एसिड का क्या दिया है K, तो K दिया है तो एसिड का सॉल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक मतलब 7+½ pK एसिड है ना, तो वीक कौन है, वीक वाले का ही तो यूज होगा, तो pK + log C, 7+½ pK कितना हो गया 4 प्लस log C कितना 10⁻², तो 8 आ जाएगा आंसर डायरेक्ट फार्मूले से। 179 Kp कितना दिया है 0.05 ATM, Kc पूछा है लेकिन रिवर्स रिएक्शन का पूछा है, ठीक है, तो पहले चाहे फॉरवर्ड का निकालो फिर उल्टा कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन बाद में उल्टा कर जरूर लेना। Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng, Kp 0.05 Kc निकालना है, RT 1000 पावर डेल्टा Ng कितना है 4 और 3 1, तो Kc = क्या हो गया 0.05 अपॉन R × 1000, रिवर्स रिएक्शन है तो उल्टा कर लो, तो रिवर्स के लिए 1/Kc, तो R × 1000 कितना हो गया अपॉन 0.05, इसको सॉल्व कर लो, आ रहा होगा 2 × 10⁴ R। 180 on decomposition of NH4HS the following equilibrium is established,
सिंपल क्वेश्चन है। टोटल प्रेशर P दिया है तो दोनों x और x मानोगे इक्विलिब्रियम पर। NH4HS NH3 प्लस H2S, तो x और x, तो टोटल 2x इक्वल टू कितना दिया है P, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया P/2, P/2 हो गए। ये तो सॉलिड है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। Kp क्या हो गया P/2 इंटू P/2, तो P²/4, तो P² कितना हो गया 4 हो गया। तो बस ये हो गया भाई, ठीक है फिर डन।